गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में हम सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर थी उसको पढ़ा था और उसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने की जो विभिन्न मॉडल थी, जैसे ओवर्टन का मॉडल है, डेनियल डेवसन का मॉडल है, रॉबर्टसन का मॉडल है, निकोलसन सिंगर का जो फ्लूइड मोजक मॉडल है, ये सारे मॉडल जो थे वो हमने उनको देखा था। आज इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन की डीप स्टडी करेंगे, उसकी डिटेल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन के बेसिक कंपोनेंट होता है एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है एसोसिएटेड प्रोटीन। एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में तीन प्रकार के केमिकल्स होते हैं, तीनों ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन और थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो मैंने दो लिखे हैं फॉस्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन, ये मेन है इसके, लेकिन जनरली तीन है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में फिर दो प्रकार हैं सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें हमने हल्की फुल्की पहले वाले वीडियो में देखी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड को। तो जैसे कि देखिए, ये मान लो एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये हैं फॉस्फोलिपिड के। ठीक है ना, ये पीले पीले रंग के जो हैं वो फॉस्फोलिपिड के हैं और इधर भी ये फॉस्फोलिपिड के हैं। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की जो है वो दो लेयर है, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। ओके, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक कंपोनेंट होता है, वो बाई लेयर होता है, द्विस्तरीय होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखें। तो फॉस्फोलिपिड जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि फॉस्फोलिपिड में एक ये हेड वाला पार्ट होता है, दूसरा उसका ये टेल वाला पार्ट होता है, दो भाग होते हैं। ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होता है फॉस्फोलिपिड, ध्रुवित अणु होता है, जिसका ऊपर का ये जो हेड वाला भाग होता है वो पोलर एंड होता है और इसके ये जो नीचे टेल वाला भाग होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर पार्ट जो होता है हेड फॉस्फोलिपिड का, वो वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है। जबकि इसका ये जो टेल वाला भाग होता है फॉस्फोलिपिड का, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, अर्थात ये हाइड्रोफोबिक होता है। इस प्रकार से ये एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये इसका एक बेसिक कैरेक्टर है फॉस्फोलिपिड का। अब हमने देखा कि ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में दो लेयर बना रहा है। एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये हो गई आपके और एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये हो गई। अब इस लेयर में आप देख रहे होंगे फॉस्फोलिपिड की जो दोनों आपको लिफलेट दिखाई दे रही है, दो स्तर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों स्तरों में फॉस्फोलिपिड के जो हेड वाले पोर्शन हैं, जो पीले पीले गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये हेड वाले पोर्शन बाहर की तरफ है। इधर भी देखिए, ये हेड वाले पोर्शन है वो बाहर की तरफ है और दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड की जो टेल वाले पोर्शन है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का। और ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ये फॉस्फोलिपिड का स्पेसिफिक अरेंजमेंट सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो डबल होती है, डबल लेयर में होता है और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। अब ऐसा फैशन, ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है? तो इस अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या देखा कि फॉस्फोलिपिड की ये दोनों लेयर होती है, इसके बीच वाले भाग जो होता है, जो कि टेल वाला भाग है, फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ से देखें तो टेल है। देखिए आप, इधर भी ये टेल है और इधर भी ये टेल है, यानी ये जो सेंटर वाला भाग है, जो फास्फोलिपिड या अपने सेल मेम्ब्रेन का कोर पार्ट है, ये कोर पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक लिपिड से बना होता है, हाइड्रोफोबिक लिपिड। ओके, और जो हाइड्रोफोबिक लिपिड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन का कोर पार्ट बना रहा है, कोर सेंटर पार्ट बना रहा है। तो ये जो कोर पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण जो हाई पोलर या हाई चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं या हाई मोलिकुलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना नहीं करने देता, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये आर पार आ जा नहीं सकते। कौन? हाई पोलर या हाई चार्ज और हाई मोलेकुलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार आ जा नहीं सकते। क्यों आ जा नहीं सकती? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का कोर वाला भाग है वो हाइड्रोफोबिक लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड की टेल से बना हुआ होता है, और ये टेल्स जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो हाई पोलर और हाई चार्ज और हाई मोलेकुलर वेट वाले जो मोलेक्यूल्स होते हैं उनको ये यहाँ पर परमेबिलिटी नहीं देता, आने जाने नहीं देता। ओके, तो फिर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू कौन आ जा सकता है? केवल वो ही मोलेक्यूल्स आ जा सकते हैं, वही मोलेक्यूल्स इसके थ्रू आर पार आ जा सकते हैं जो लिपिड सॉल्युबल हो। कैसे हो? लिपिड में विलय हो, इसके अलावा जिनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो कम होता हो, ऐसे मोलेक्यूल्स ही इस कोर वाले पार्ट के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये जो फैशन है फास्फोलिपिड का, जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जिसमें टेल टेल भाग जो सेंटर में आ जाते हैं, कोर बना रहे हैं, और हेड हेड भाग बाहर की तरफ रहते हैं, वो इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, अब बात रहती है कि ये जो मोलेक्यूल्स हैं जो हाई पोलर हैं, हाई चार्ज्ड हैं, इनका आना जाना कौन तय करता है? ठीक है, जो लिपिड सोल्यूबल है वो तो इस कोर पार्ट से आ जा सकते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट को से होकर के गुजर सकते हैं, लेकिन ये जो हाई पोलर, हाई चार्ज्ड और हाई मोलेकुलर वेट वाले जो मोलिक्यूल्स हैं वो कैसे आ जा सकते हैं? तो इनका जो आना जाना होता है वो एक स्पेसिफिक डोर के थ्रू होता है। स्पेसिफिक डोर या यूँ बोले कि स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होता है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए आप, इसमें ये जो आप देख रहे हो ये प्रोटीन वाले भाग हैं, ये जो लाल लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन है। तो ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ये प्रोटीन का होता है, और ये जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं ये समझो एक डोर बना रहे हैं, गेट बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, और इसी खिड़की के थ्रू ये जो मैंने अभी बताया ना हाई पोलर हाई मोलिकुलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सीधा यहाँ से आ जा सकते हैं, कोर पार्ट जो होता है इसके आर पर गुजर सकते हैं, ये है ना, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उससे आर पार गुजर सकते हैं। कौन? लिपिड सॉल्युबल। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो पोलराइज्ड है, हाई चार्ज्ड है, उनका आना जाना, उनका जो आवागमन जो होता है वो इस सेल मेम्ब्रेन की थ्रू किसके द्वारा होता है? डोर, स्पेसिफिक डोर के द्वारा। जो स्पेसिफिक डोर का मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या हैं, इनका हम डिटेल स्टडी आगे प्रोटीन वाली पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि फास्फोलिपिड जो होता है वो एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होता है। सेल मेम्ब्रेन में इसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम फास्फोलिपिड के टाइप्स। अभी हमने देखा था फास्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं, एक लेयर ऊपर की तरफ होती है और एक लेयर नीचे की तरफ, यानी कि दो लिपलेट होते हैं फास्फोलिपिड के। ठीक है, और दोनों में जो टेल वाले भाग होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं, इसके बीच की तरफ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फास्फोलिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन में एसिमेट्री को प्रदर्शित करता है, असममिति को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहर वाली लिपलेट है फास्फोलिपिड की, ये वाली, इसमें, और ये फास्फोलिपिड की जो अंदर वाली लिपलेट है इसमें, इन दोनों लिपलेट में, यानी आउटर लिपलेट और इनर लिपलेट, इन दोनों लिपलेट में फास्फोलिपिड अलग अलग प्रकार का होता है। फास्फोलिपिड के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। चूँकि ये दोनों लिपलेट में अलग अलग प्रकार के फास्फोलिपिड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ फास्फोलिपिड जो होता है वो एसिमेट्री प्रदर्शित करता है, असममिति प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे प्रदर्शित करता है। फास्फोलिपिड का जो आउटर लेयर है, आउटर लिपलेट है, उसमें फॉस्फेटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन जो लिपिड होता है वो ज़्यादा होता है। फॉस्फेटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन लिपिड ज़्यादा प्रकार का होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है।
जबकि जो इनर वाली लिपलेट होती है उसमें फास्फोटाइडिल इथेनोलामिन और फास्फोटाइडिल सीरीन ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है। क्लियर समझ में आ रही बात? जो फास्फोलिपिड है इसकी दोनों लिपलेट में फास्फोलिपिड के प्रकार अलग अलग हैं। बाहर वाली लिपलेट में कौन ज़्यादा है? फास्फोटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन। कौन ज़्यादा है? फास्फोटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अंदर वाले में फास्फोटाइडिल इथेनोलामिन और फास्फोटाइडिल सीरीन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है। इस तरीके से फास्फोलिपिड की लेयर जो होती है वो असममिति प्रदर्शित करती है। आगे देखिए कि ये जो असममिति होती है, जो कि अभी हमने फास्फोलिपिड के रेफरेंस में देखी थी, ऐसी असममिति प्रोटीन के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। जो कि हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो चलिए ये हो गई फास्फोलिपिड की बात। अब हमने देखा था कि जो लिपिड होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो लिपिड होता है इसमें दो टाइप है, पहला फास्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। तो अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फास्फोलिपिड की तुलना में काफ़ी कम होता है फर्स्ट तो, और इंटरकैलेटेड रूप में होता है, यानी कि फास्फोलिपिड के बीच बीच में धंसा हुआ रहता है, बीच बीच में फंसा हुआ रहता है, इंटरकैलेटेड रूप में रहता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। पहले तो कम मात्रा में होगा, दूसरा फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरकैलेटेड रहेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, जो पोलर ग्रुप होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का OH या पोलर ग्रुप आउटवर्ड्स होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल की दो महत्वपूर्ण बातें हो गई। ओके, अब हम वापस कोलेस्ट्रॉल विथ फास्फोलिपिड, इन दोनों की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन को यहाँ पर देखना चाहेंगे, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आएगा। फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों को एक साथ देखते हैं। दिस फास्फोलिपिड्स, जो ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते अपनी जगह पर। जैसे कि मैंने उस लाइन में सारे फास्फोलिपिड बताए थे दोनों लिपलेट के अंतर्गत, वो दोनों लिपलेट के फास्फोलिपिड जो होते हैं वो अपनी जगह पर कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो मूव करते हैं, उनमें लेटरली मूविंग होती है, और इस लेटरली मूविंग में कोलेस्ट्रॉल भी सबमिट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है। बात समझ में आ रही है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को निर्धारित कर रहा है। क्या पॉइंट है? कि जो फास्फोलिपिड होता है वो अपनी जगह पर कांस्टेंट नहीं है, अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में पार्श्व या लेटरली मूव करता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ फास्फोलिपिड जो लेटरली मूव कर रहा है, इस प्रक्रिया को हम सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। जैसे आपने फ्लूइड मोज़ेक पढ़ा होगा ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसमें ये फ्लूइडिटी का मतलब यही है कि ये जो फास्फोलिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ लेटरली मूव कर रहा है, इस तरीके से लेटरली मूव कर रहा है, और इस लेटरली मूविंग को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लूइडिटी। ये जो फ्लूइडिटी होती है फास्फोलिपिड्स की, इसकी क्या महत्वता है? चलिए देखते हैं इसको। तो सेल की कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एंड एक्सोसाइटोसिस देखते हैं। एक्सोसाइटोसिस देखेंगे हम पेंक्रियाटिक सेल में। कल्पना करें ये एक पेंक्रियाटिक सेल है, मेरा ये क्या चित्र सही तरीके से यहाँ बन नहीं पा रहा है, ये पेंक्रियाटिक सेल है। तो उसमें पेंक्रियाटिक सेल क्या करेगी? पेंक्रियाज हार्मोन जो होते हैं या पेंक्रियाज एंजाइम जो होते हैं उनको हार्मोन को निकालेगी। तो उन हार्मोनों को बाहर स्रावित करने के लिए वेसिकल बनेगी। ये मैंने एक वेसिकल बनाया। अब ये वेसिकल जो होगी वो इस सेल मेम्ब्रेन की के साथ में कंटिन्यू हो जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यू होकर के फिर यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसी छेद बनेगा और उसी के थ्रू यहाँ से हार्मोन निकलेगा। बात कुछ समझ में आ रही है ना? यहाँ चित्र सही ढंग से बन नहीं रहा है, लेकिन समझ में कोशिश करो। ये वेसिकल जो होती है वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यू होकर के यहाँ पर एक छेद बनेगा, और इस छेद के थ्रू यहाँ से हार्मोन रिलीज होगा। तो ये जो हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ में जो कंटिन्यू हुई, उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो फास्फोलिपिड हैं वो अपनी जगह से मूव करेंगे तभी जाकर के ये कंटिन्यू हो सकते हैं। ओके, एक चीज़ तो ये समझ में आई। सेम वे में अगर हम एंडोसाइटोसिस देखें, जैसे कि मान लो एक WBC की सेल बना रहा हूँ, ये एक WBC की सेल है, और यहाँ पर कोई एक मान लो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, तो ये उसको इनगल्फ करना चाहती है। इस तरीके से मान लो इसने एक स्ट्रक्चर बनाई ऐसा, ठीक है। अब इसको अंदर लेने के लिए इस पूरी मेम्ब्रेन को ऐसे कंटिन्यू होना पड़ेगा, और ऐसा कंटिन्यू होकर के फिर एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, फिर ये सेल इसको अंदर की तरफ इंटैक्ट कर लेगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो लेटरली मूव करें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन, जैसे मान लो एक सेल डिवीजन हुआ, इस सेल डिवीजन से ये एक सेल है,
इस सेल्स के इस डिवीजन से ये 2 सेल बनी, ठीक है, इस सेल के डिवीजन से 2 सेल बनी। अब ये दोनों सेल है डॉटर सेल है, सेल डिवीजन से बनी है, माइटोसिस से बनी है। ये दोनों डॉटर सेल जो होती है वो आकार में यानी साइज में काफ़ी छोटी है, लेकिन धीरे धीरे आकार में बढ़ करके जो अपनी पेरेंट सेल है उसके बराबर हो जाएगी। तो जब ये धीरे धीरे आकार में बढ़ेगी तो बढ़ने के लिए उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये ग्रोथ होने के लिए इसमें मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं जिसको, और उसमें जिसमें मेम्ब्रेन ग्रो करती है। तो इस मेम्ब्रेन को ग्रोथ करने के लिए भी यहाँ पर फास्फोलिपिड की जो लेयर होती है उसमें मूवमेंट होना जरूरी है। मूव करेगी तो ही ये ग्रो कर पाएगी, तो ही ये आकार में बड़ा हो पाएगी। तो इस तरीके से ये फ्लूइडिटी को हमने देखा कि फ्लूइडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिल करके फ्लूइडिटी दिखाता है, और वो फ्लूइडिटी को हमने एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इन सारे पॉइंट के रेफरेंस में समझा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। उसको प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी जो होगी वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उन मॉलिक्यूल्स की मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, गतिज ऊर्जा बढ़ने से वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ने से वो फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल बात है। ओके। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? फ्लूइडिटी बढ़ी। सेकंड पॉइंट, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी कोलेस्टेरॉल है वो फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटरकैलेटेड होगा, उनके बीच में धंसा हुआ रहेगा। यानी जहाँ जहाँ भी कोलेस्टेरॉल होगा वहाँ फॉस्फोलिपिड जो होगा वो हाईली टाइट हो जाएगा, वहाँ टाइटनेस बढ़ जाएगी। और जहाँ टाइटनेस बढ़ जाती है वहाँ डेफिनेटली फ्लूइडिटी यानी कि मूविंग जो होगी, गति जो होगी वो कम हो जाएगी। इस तरीके से कोलेस्टेरॉल के बढ़ने से मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो कम हो जाती है। मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्लूइडिटी को प्रभावित करने वाला, वो है फैटी एसिड चेन। जैसे कि हमने फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल्स बना दिया, और ये फास्फोलिपिड का ऊपर वाला भाग गोल गोल है वो तो उसका हो गया हेड, नीचे हो गई है टेल। एक फास्फोलिपिड ये बनाया, एक फास्फोलिपिड और बनाता हूँ, उसकी ये वाली टेल है, ठीक है, ये टेल। अब आप देख रहे हैं इन दोनों फास्फोलिपिड की टेल में थोड़ा सा अंतर है। एक जो फास्फोलिपिड है, जो सेकंड वाला फास्फोलिपिड है, इसकी जो टेल है वो बेंडेड है, थोड़ी बेंड हो रखी है। तो ऐसी बेंडेड फास्फोलिपिड टेल जो होती है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसको ये फैटी एसिड कैसा है? अनसेचुरेटेड। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो मोर फ्लूइडिटी वाला होगा, उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। और जो फर्स्ट वाला फास्फोलिपिड है उसकी जो चेन है वो एकदम स्ट्रेट है, उसमें कोई बेंड नहीं है, यानी ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, लेस फ्लूइडिटी होती है। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट पढ़े। टेम्परेचर बढ़ने से फ्लूइडिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से फ्लूइडिटी घटेगी, अगर चेन बेंडेड है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, चेन जो होती है वो स्ट्रेट है तो फ्लूइडिटी कम होगी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मान लो, कल्पना करें, चलो ये मेम्ब्रेन ले लेते हैं जो चित्र में बनी हुई है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन ले लेते हैं। अब ये जो पूरी मेम्ब्रेन है आपको दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, इस पूरी मेम्ब्रेन की काफ़ी बड़ी होगी वो मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इस पूरी मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड काफ़ी पास पास होंगे, बहुत ही पास पास, एकदम एक दूसरे से अटैच, ठीक है। और उसके साथ में कोलेस्टेरॉल भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होगा, प्लस इनकी जो चेन होगी फास्फोलिपिड की जो टेल वाली वो भी लंबी होगी, ओके, और वो सेचुरेटेड भी होगी। कंडीशन 4 हो रही है, माना कि वो इस पूरी मेम्ब्रेन का ये वाला भाग, पूरे सभी मेम्ब्रेन के सभी भाग नहीं, एक स्पेसिफिक पार्ट, तो मेम्ब्रेन का ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, इतना सा, पूरी मेम्ब्रेन का एक इतना सा स्पेसिफिक पार्ट। इस पार्ट में पहली कंडीशन, फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। सेकंड कंडीशन ये है कि फास्फोलिपिड की जो टेल है वो काफ़ी लंबी है, लंबी श्रृंखला वाला लिपिड या लंबी श्रृंखला वाला फैटी एसिड है। थर्ड बात यह है कि ये लंबी श्रृंखला वाला है, साथ साथ में सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और फोर्थ बात है इसमें कोलेस्टेरॉल भी ज़्यादा है।
ऐसा कंपोजिशन इस पूरे मेम्ब्रेन के जिस भाग पर होता है, ऐसा स्पेशल पार्ट पूरा मिल करके एक राफ्ट बनाता है। जो राफ्ट का मतलब एक नाव की तरह इस पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे 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 एक साथ पूरा मूव करता है, पूरा लेटरली मूव करता है। पूरा पार्ट आपस में, ये पूरा स्पेसिफिक पार्ट जो मैंने बनाया है ना, ये पूरा स्पेसिफिक पार्ट समेकित रूप से, जुड़े हुए रूप से इस पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर लेटरली मतलब क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है लिपिड राफ्ट। एक्चुअल इस लिपिड राफ्ट की क्या महत्वता है कि इस लिपिड राफ्ट के ऊपर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर लगे रहते हैं ऐसे। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं वो भी इस राफ्ट के साथ में ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड होकर करके और उनको फिर इस मेम्ब्रेन के थ्रू, एक रिसेप्टर के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू सूचना आगे देते हैं, सेल के अंदर जाती है और आगे का फिर फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो वीडियो है, इस वीडियो में लिपिड का, फास्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट और फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करने वाले फैक्टर क्या हैं, इन सब की स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से डिटेल में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में एसोसिएटेड प्रोटीन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह, इन सारी बातों को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।